Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, gentlemen. Welcome to class number 5 for OSHA General Industry Training. आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। कोई एक लर्नर मुझे काइंडली एक कंफर्मेशन दे दे, चाहे मैसेज के थ्रू दे दे, चाहे वॉइस के थ्रू दे दे कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। और अगर किसी वजह से नहीं पहुंच रही तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें। जी ब्रदर्स, कैन यू हेयर मी? आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, आ रही है। ओके, थैंक यू मिस्टर मोइन, वेलकम। जी मैसेज भी आ गया, गुड। चले, गुड है। एक्चुअली कंफर्मेशन ज़रूरी होती है ताकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माइक म्यूट पे होता है लेकिन बंदा बोल रहा होता है तो अचानक वो फिर कोई रिमाइंड करवाता है तो फिर पता चलता है जी आवाज़ तो जो है वो, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन आवाज़ पहुंच नहीं रही लर्नर्स तक। तो इसलिए कंफर्मेशन एक जो है वो ज़रूरी होती है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपनी जॉब्स पे, अपने अपने टास्क पे, अपने अपने फंक्शन में परफॉर्म कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला आपका टाइम अच्छा गुजर रहा होगा। और अब तक हमने 4 क्लासेस अपनी ओशा ट्रेनिंग की कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी 5th क्लास है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपना क्विज भी कंप्लीट किया है। तो क्विज में 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया अभी तक। और उनका कंसर्न ये था कि उनका एक पॉइंट था कि जी हमें पॉइंट्स अपने या मार्क्स अपने पता नहीं चल रहे। 10 बेसिकली मार्क्स थे उसके। तो उस क्विज के ऊपर ही वो येलो कलर में मतलब हाईलाइट हुआ होता है जितने पॉइंट्स आपने अचीव किए होते हैं। जैसे साथ लिखा होता है 7 XP या 5 XP या 10 XP। एक्सपी का मतलब पॉइंट्स हैं। तो वहाँ पे उस LMS के अंदर हमारा जितना भी नॉलेज एप्लीकेशन का फंक्शन है वो उधर ही हम अपना करेंगे। और उसमें वहाँ पे रैंकिंग्स भी हैं। जो लर्नर्स जैसे जैसे अपना रैंक इम्प्रूव करते हैं, मसलन वहाँ पे वो जो पॉइंट्स हैं वो अचीव करते हैं, उनका रैंक इम्प्रूव करता है। उसमें न्यूबी है, स्टूडेंट है, मास्टर है, इवन डॉक्टर का रैंक भी मौजूद है डिपेंडिंग अपॉन दी पॉइंट्स। ठीक है ना? तो जो भी असाइनमेंट आप करते हैं, कोई क्विज अटेंड करते हैं, कोई एग्जाम अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे वो आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स की वजह से आपका रैंक बनता है और उससे पोजीशन जो है वो डेवलप होती है आगे। और ये सारा जितना भी असेसमेंट का प्रोसेस है वो नॉलेज एप्लीकेशन के अंदर हम कंप्लीट करके LMS की, तो आपका सारा रिजल्ट कंपाइल करके पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल को मैं फॉरवर्ड करूंगा। और फिर उसकी बुनियाद पे आपका इंशाल्लाह वहाँ से सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारी क्लास नंबर 5 है, लेकिन 2 क्लासेस हमने और करनी है, यानी कल की और परसों की। कल में हम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे अपना जो सिलेबस है, इसलिए एक एक्स्ट्रा क्लास हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बी रेडी, आप जहनी तौर पे तैयार रहें। कल हमारी सेकेंड लास्ट क्लास होगी और डे आफ्टर टुमारो हम इंशाल्लाह अपनी फाइनल क्लास अटेंड करेंगे। और कल हमारा ग्रुप डिस्कशन का जो प्रोसेस है, सेकंड जो हमारी एक्टिविटी है इवेलुएशन की, वो हमारी होगी। आप उसी LMS में जाएंगे तो आप उसी नॉलेज एप्लीकेशन वाले सेगमेंट में आप देखें नीचे डॉक्यूमेंट एक अपलोड हुआ हुआ है जिसमें डिस्कशन टॉपिक टाइटल आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डिस्कशन टॉपिक्स जो है आपके सामने आ जाएंगे। काइंडली उनको प्रिपेयर कर लें क्योंकि वो टॉपिक सारे आपकी जो पिछली आपने 4 क्लासेस कंप्लीट की हैं उनके जो एजेंडा पॉइंट्स हैं बेसिकली वही डिस्कशन टॉपिक्स हैं। तो कल की क्लास के दौरान में हम डिस्कशन एक्टिविटी करेंगे। मैं सबको एक एक टॉपिक दूंगा बारी बारी, ठीक है? तो आपने एक्सप्लेन करना होगा अपने लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? बेसिकली हम प्रोफेशनल्स हैं ना, कल भी मैंने आपको बताया था कि हम बुकिश जो वर्ड्स हैं उनके अलावा अपनी अंडरस्टैंडिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। किस मसलन यहाँ पे जो जितने भी लर्नर्स हैं किसी को मैं टॉपिक दूंगा कि जो ओशा का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करें। 3-4 मिनट आपको दिए जाएंगे, आप उसके ऊपर बोलेंगे, बताएंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे अपने तरीके से। ठीक है? कोशिश करें कि इंग्लिश में बोलें, ठीक है ना? प्रायोरिटी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की है क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आप काम करते हैं।
और या आपने अगर नए न्यू लर्नर्स हैं तो करना है आगे, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अगर आपकी अभी से बिल्टअप होना शुरू हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसी को जहन में रख के ये सारी जो इवेलुएशन का तरीकाकार है ये मैंने डिवाइस किया हुआ है। इस तरह की इवेलुएशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप जहां मर्जी ट्रेनिंग लेके देख लें, मैक्सिमम ये होता है कि वो आपसे क्विजेस लेते हैं या कोई असाइनमेंट दे देते हैं, या फिर मैक्सिमम आपसे एक रिटन एग्जाम ले लेते हैं। ज्यादातर का आजकल ट्रेंड है एमसीक्यूज टाइप टेस्ट लेके तो बस आपको सर्टिफाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, बल्कि आपकी 4 स्किल्स हैं उनका टेस्ट है। नंबर 1 आपकी जनरल नॉलेज का जो क्विज के जरिए होगा, डिस्कशन का, आपकी स्पीकिंग पावर का, नॉलेज बेस्ड स्पीकिंग पावर का, और उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का जो नॉलेज आपने गेन किया है उसके लिए आपको जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट दी जाएगी। कल नहीं, कल की नहीं, परसों की क्लास में मैं उसकी भी ब्रीफिंग आपको दूंगा, ठीक है। वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स आपने कैसे अटेंड करनी है वो इसी एलएमएस के अंदर मौजूद होगी। आप उसको ओपन करेंगे और अपना मुकम्मल करेंगे उसको और यहीं पे अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ फिर आपका एक एग्जाम होगा। उस प्रैक्टिकल असाइनमेंट के लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा कल के बाद, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आपको एग्जाम के लिए भी 1 वीक का टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह 4 आपके जो सेगमेंट हैं कंप्लीट हो जाएंगे और फाइनल रिजल्ट फिर बन के, रिपोर्ट बन के आपकी पीएससी में चली जाएगी और वहां से फिर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मैंने कहा मैं आपको ब्रीफ कर दूं ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। दूसरा यह है जी, वो जो एलएमएस है उसमें अगर आप चाहें तो आप अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी वहाँ पे पिक्चर लगा सकते हैं और उस एलएमएस के साथ आप कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। ताकि फ्यूचर में भी अगर कोई आप ट्रेनिंग करना चाहें तो आप वहाँ पे आपकी प्रोफाइल बिल्टअप हुई हुई हो। आप वहाँ पे बहुत सारे और भी कोर्सेज आ रहे हैं जो कि इंशाल्लाह हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड भी हैं, बाकी जो स्किल कैटेगरीज हैं उनसे रिलेटेड भी हैं। बहुत सारे जो है वो विदाउट एनी कॉस्ट होंगे, कुछ पेड कोर्सेज भी होंगे। बट ये है कि उसमें आपका जो जो सेफ्टी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जो भी कोर्सेज होंगे उनकी जो इवेल्युएशन है उस एलएमएस के अंदर होगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है अब टेक्नोलॉजी का दौर है। अब वो पुराना ज़माना तो है नहीं कि हम जो है वो, मैं आपको एक पेपर दे दूं और कहूँ कि जी मुझे लिख के जो है वो पिक्चर बना के सेंड कर दें। या अब तो मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ होते हैं इवेलुएशन के लिए और सारी वो टेक्निक्स हमें यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि आप लोग भी जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनसे अवेयर हों। तो आगे बढ़ते हैं जेंटलमैन। आगे आज हमारा जो क्लास नंबर 5 का सेगमेंट है उसमें हमारा जो एजेंडा है, आज 3 एजेंडा पॉइंट्स हैं हमारे। नंबर 1 तो है हमारा, हम बात करेंगे मशीन गार्ड्स के ऊपर। देखिए मशीन गार्ड्स की अहमियत हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा है। इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। मशीनरी के जो फंक्शंस होते हैं, जो उनका काम जो मशीन्स करती हैं, उसको हम उस प्रोसेस को समझेंगे। फिर उनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाती है और गार्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लॉकआउट टैग आउट का जो प्रोसेस है ये भी बेसिकली मशीनरी ही के ऊपर इस्तेमाल होता है और ये बड़ी आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। और इससे हादसात में बचत हो सकती है अगर ये प्रोसेस प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया हुआ हो और इसको फिर आप अप्लाई करें अपनी वर्क प्लेस सेटिंग के अंदर जहाँ पे नीड है। तो लॉकआउट टैग आउट का हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अब। और उसके बाद कन्फाइंड स्पेसिस। अब देखें ये कन्फाइंड स्पेसिस ऐसी स्पेसिस होती हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पॉइंट के अंदर, जहाँ पे आपकी एंट्री बड़ी मुश्किल से होती है। और आपने जिस तरह मतलब बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनका आप देखें मतलब बड़े अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उनकी काफ़ी होती है। तो अंदर पूरा एक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, पूरा एक ऑपरेटस काम कर रहा होता है और उनकी रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, उनकी सफाई सुथराई की ज़रूरत होती है। तो फिर वो जब उसके अंदर एंट्री होती है, जब प्रोफेशनल जो मेंटेनेंस वाले हैं, रिपेयर वाले हैं, जब एंट्री करते हैं तो तरह तरह के वहाँ पे हैजर्ड उनको फेस करने पड़ते हैं। बाज़ का अंदर कोई गैसेस मौजूद होती हैं, बाज़ का अंदर कोई आग लगने का खतरा मौजूद होता है। अगर फर्ज करें आप किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर गए हैं
और काफ़ी बड़ी कन्फाइंड स्पेस है और अंदर कोई गैस मौजूद है और आपने वहाँ पे कोई रिपेयर का काम करना है, और अगर वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है वेल्डिंग की वजह से, तो आग लगने का खतरा है। गैसेस होती हैं उनके अंदर, स्पिल होती है, पानी हो सकता है, कोई और लिक्विड हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें इन कन्फाइंड स्पेसिस के अंदर होती हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ी एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है जो इंडस्ट्रीज के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। कन्फाइंड स्पेसिस के बगैर आपका काम नहीं होता। इवन के आप देखें ना, जो सड़कों के ऊपर जितना भी सेवरेज का सिस्टम है, ये सारा कन्फाइंड स्पेसिस ही होती हैं। अंडरग्राउंड जो टनल्स बनी होती हैं, अंडरग्राउंड बड़े बड़े पाइप्स चल रहे होते हैं जिनके अंदर जो जितना भी गंदा पानी है वो फ्लो कर रहा होता है। तो वो मतलब भी कन्फाइंड स्पेसिस होती हैं, और उनके अंदर आप उसको एज इट इज तो नहीं छोड़ सकते ना। इन जितनी भी कन्फाइंड स्पेसिस होती हैं कि आपने एक दफ़ा बना दी तो फिर दोबारा आपने कभी उनको ओपन नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा अक्सर गटर बंद हो जाते हैं, अक्सर पाइपलाइंस बंद हो जाती हैं, अक्सर जो है वो इसी तरह मुख्तलिफ कन्फाइंड स्पेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हैजर्ड्स होते हैं, और उनको रेक्टिफिकेशन के लिए फिर लोगों को ही, यानी इंसानों को ही काम करना पड़ता है वहां पे जाके। तो अब उनके जो खतरात हैं, उनके जो हैजर्ड्स हैं, उनके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये होती क्या है, और इसमें किस किस्म के हैजर्ड होते हैं और उनसे बचाव कैसे किया जाता है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मशीन है क्या, बेसिकली व्हाट इज मशीन। क्योंकि अगर आप मशीन गार्डिंग के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ मशीन इन योर माइंड। ठीक है जी। मशीन क्या है जी? बाय डेफिनेशन इट्स ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग पार्ट्स दैट मॉडिफाइज मैकेनिकल एनर्जी एंड ट्रांसमिट्स इट इनटू ए मोर यूजफुल फॉर्म। ठीक है। आपके पास ये जो मशीन है, ये इसमें मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स और पुर्जे होते हैं, फिक्स भी होते हैं और मूवेबल पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है। क्या करती क्या है ये हमारे लिए? हम मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करते हैं, उस मैकेनिकल एनर्जी से हमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना के देती है, कोई यूजफुल चीज बना के देती है। मसलन अगर फर्ज करें एक आरा मशीन है। आरा मशीन ये भी तो मशीन है ना। आरा मशीन क्यों यूजफुल है? इसलिए कि जब आप उसके ऊपर लकड़ी काटते हैं तो वो लकड़ी जो होती है पहले एक दूसरी फॉर्म में होती है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको एनर्जी देते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो उसको बिजली के जरिए दी जाती है। तो वो जब चलती है तो चलने के बाद फिर वो जो ऊपर जो भी वर्कर काम कर रहा होता है वो उसको अपने यूजफुल पर्पस के लिए इस मशीन को इस्तेमाल करता है। तो मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मूविंग होते हैं। आपने देखा ना कि मतलब जैसे ये जो जब मशीन्स चलती हैं तो उन गियर्स चल रहे हैं, बेल्ट्स चल रही हैं। ठीक है ना। इसी तरह मतलब है कि और बहुत सारे पार्ट्स जो हैं उनके मूव कर रहे होते हैं। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे। आप देख लें, ये गाड़ी भी तो एक मशीन ही है ना, एक ट्रक भी एक मशीन है। ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं जब गाड़ी चलती है। तो ये है बेसिकली मशीन, जो कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी को एक यूजफुल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करती है, कोई प्रोडक्ट बना के देती है। ठीक है। तो ए मशीन कैन बी एज सिंपल एज ए लीवर और इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। मतलब मशीन सिंपल से सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। जैसे एक लिवर है, लिवर जिससे आप पत्थर उठाते हैं या कोई चीज कैरी करते हैं, उठाते हैं, वजन उठाते हैं, लोड उठाते हैं, वो भी एक मशीन ही है, लेकिन बड़ी सिंपल से उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स भी हो सकती हैं। जैसे आपने देखा एरोप्लेन है, बड़ा जहाज है जो पैसेंजर प्लेन होता है, मतलब या मेटल फैब्रिकेटर है, ये भी एक मशीन है। फैब्रिकेटर जो है मेटल को फैब्रिकेट करता है। आप यूं समझ लें कि जैसे जहाज है एक बड़ा, उसके वो भी एक मशीन है बेसिकली। उसके अंदर बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो है वो काम कर रहे होती हैं, तब वो पूरी मशीन मूव करती है। द मशीन यू वर्क विद आर नियर ऑन ए डेली बेसिस आर यूजली मोर कॉम्प्लेक्स दैन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। वो कहता है कि जो आप जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जो जो मशीनों से आपका वास्ता पड़ता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, सिंपल नहीं होती। तो इसलिए इनका फंक्शन समझना, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सही कंसेप्ट आपके जहन में होना सबसे पहले ज़रूरी है। अब हम चलते हैं हैजर्ड्स क्या हैं।
चूंकि हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग हैं, तो हमें जो ज्यादा कंसर्न होता है, सबसे पहले तो उस चीज का हमें पता होना चाहिए कि वो मशीन जो है बेसिकली है क्या। ठीक है। अब देखें, बात बात ये होता है कि आपके जहन में मशीन्स के मतलब बहुत सारा मालूमात मौजूद होती है, लेकिन जब आपसे कोई सीनियर पूछता है कि यार मशीन की कोई डेफिनेशन करके बताओ मुझे, तो आप उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मशीन का एक्चुअल जो है वो मकसद क्या होता है, क्या चीज़ होती है। तो इसलिए आप हमेशा जो है ना बेसिक जो इसके नॉलेज है, जो इसकी डेफिनेशंस हैं, उसको भी लाजमी जहन में रखें। और ये जो हम डिस्कशन एक्टिविटी करेंगे, इसका मकसद ये है कि आप बेसिक कंसेप्ट जो हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं या टूल्स हैं या मशीन्स हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। तो जब हमें बेसिक उस चीज़ का पता होगा, तो फिर हमें हमारा जो कंसर्न होता है हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स को, वो ये होता है कि यार इसके अंदर जो हैजर्ड्स हैं, हैजर्ड ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कोई नुकसान होने का अंदेशा होता है। ये पहले मैं कई दफा आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके जहन में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिक्स हो जाए। तो हमारा जो कंसर्न होता है इसके हैजर्ड्स को देखना, कि इसको हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है। अब इसमें कौन कौन से हैजर्ड हो सकते हैं, जैसे निप पॉइंट्स हैं, पिंच पॉइंट्स हैं, shear पॉइंट्स हैं, स्नैक पॉइंट्स हैं, आर द कॉज ऑफ एनी हैंड इंजरीज व्हेन नॉट प्रॉपरली रिस्पेक्टेड। निप पॉइंट्स क्या होते हैं जी? निप पॉइंट्स होते हैं जैसे दो मतलब है कि मशीन के पार्ट हैं, ठीक है। अब वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो अचानक आपका ऊपर हाथ लग जाए, जैसे कीमा मशीन होती है, आपने कीमा मशीन देखी होगी ना, उनके अंदर निप पॉइंट्स होते हैं। अगर जैसे ही आप उसके अंदर गोश्त थोड़ा सा डालते हैं, तो वो उसको पीस देती है, उसको निप पॉइंट्स कहते हैं। पिंच पॉइंट्स इस तरह के होते हैं कि जैसे मसलन आपकी मशीन के ऊपर कोई आपका जो है वो पार्ट ऐसा है कि जिसमें कोई कील बाहर निकल आया है, या उसमें कोई मतलब है कि शार्प एज बन गए हैं उसके, और उसके ऊपर अगर आपका हाथ लग जाता है या आपकी मतलब है कि बॉडी का कोई पार्ट टच करता है, तो वो जख्मी हो जाते हैं आप। शेयर पॉइंट्स भी इसी तरह ये होते हैं कि जैसे मतलब है कि ये गत्ता फैक्ट्रियां होती हैं, इनके अंदर जो है वो बड़े बड़े रूलर चल रहे होते हैं, और रूलर्स जो है ना वो जब एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, तो वो कोई भी चीज उनके अंदर जाती है वो उनको पीस देते हैं। दैट इज शेयर पॉइंट। स्नैक पॉइंट भी इसी तरह की चीज होती है। शेयर पॉइंट और स्नैक पॉइंट भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कि जब आप को कोई चीज अपनी तरफ खींच लेती है। मसलन अक्सर आपने देखा कि फैक्ट्रीज के अंदर ये वर्कर्स को लंबे बाल रखना मना होता है, लूज कपड़े पहनना मना होता है, इसलिए कि मतलब कोई स्नैक पॉइंट्स हो सकते हैं मशीन्स के अंदर, जो कि आपके कपड़ों को अट्रैक्ट करते हैं और वो उनके अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो ये इससे इंजरीज होती हैं। आर द कॉज ऑफ मैनी हैंड इंजरीज व्हेन नॉट प्रॉपरली रिस्पेक्टेड। मूविंग पार्ट्स आर ए कॉमन हैजर्ड्स फाउंड व्हेन वर्किंग विद मशीन्स एंड आर क्लासिफाइड एज आइदर मोशंस और एक्शंस। ठीक है जी। अब ये जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, ये भी जिस तरह हमारे बाकी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जैसे निप पॉइंट्स हैं, पिंच पॉइंट्स हैं, शेयर पॉइंट्स हैं, स्नैक पॉइंट्स हैं, इसी तरह जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, ये भी हमारे लिए खतरे। बेसिकली ये निप पॉइंट्स भी मूविंग पार्ट्स से ही जनरेट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि निप पॉइंट्स हर दफा मूविंग में ही हो, बाज़ औक़ात वो स्टैटिक में भी हो सकते हैं। पिंच पॉइंट्स भी जो है वो अमूमन पिंच पॉइंट जो है स्टैटिक में भी होते हैं, मूविंग पार्ट्स में भी होते हैं। तो मोशंस मूविंग जो पार्ट्स होते हैं, वी कैन से दैट कि दो तरह के ये बेसिकली हैजर्ड जनरेट करते हैं। ठीक है ना, दो तरह के एक्शंस होते हैं मूविंग पार्ट्स के। नंबर एक तो मोशंस सच एज रोटेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग एंड ट्रांसवर्सिंग become hazardous when clothing, jewelry, or skin contact moving parts. Conveyor belts, gears, and couplings are all examples of the machine parts with hazardous motions. ठीक है जी। ये जो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्नैक पॉइंट्स होते हैं जो आपके ज्वेलरी को, क्लॉथिंग को अट्रैक्ट करते हैं, और उनके अंदर वो फंस जाएं, तो वो जैसे आप अक्सर आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल के ऊपर जो लेडीज बैठती हैं, उनके कपड़े जो हैं वो आपकी जो चेन होती है, बेल्ट होती है, उसके अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हादसा भी रूनुमा होते हैं। इसी तरह मशीन्स के अंदर भी ये कन्वेयर बेल्ट्स हैं, गियर्स हैं, ये सारे मोशन पार्ट्स होते हैं। इसी तरह एक्शन, दूसरा जो मूविंग पार्ट मशीन का होता है वो एक्शन होता है। एक्शन में जैसे कटिंग है, कुछ चीज़ की कटिंग हो रही है, पंचिंग हो रही है। आपने देखा पंच मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी हैवी किस्म की, जो पंचिंग कर रही होती हैं। शेयरिंग भी मतलब जैसे बड़े बड़े रोलर्स मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, या कोई चीज़ बेंड कर रहे हैं मशीन्स के जरिए आप,
अक्सर आपने देखा होगा ये बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती हैं इनके अंदर ये वाले मोशन पार्ट्स भी होते हैं और एक्शंस भी मूवमेंट पार्ट्स में आते हैं, जिसकी वजह से हमारे हैजर्ड जनरेट होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है मशीन गार्ड्स। जब हमने देख लिया मशीन क्या है बेसिकली, उसका कंसेप्ट समझ लिया, उसके बाद हमने ये देखा कि इनके अंदर जो हैजर्ड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोफेशनल है वो इसी अप्रोच के ऊपर काम करता है कि पहले आप जिस चीज़ को असेसमेंट करना चाहते हैं पहले उसके बारे में अच्छी तरह जाने, जनरली मशीन के बारे में जाने, उसके बाद आप उसके हैजर्ड जो हैं वो आइडेंटिफाई करें और फिर देखें कि उनको प्रोटेक्शन के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, क्या कौन सी प्रोटेक्शन मेजर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मशीन गार्ड्स हैं बेसिकली ये बड़े हेल्पफुल होते हैं मशीनरी के लिए, और इसकी वजह से बहुत सारे हादसा जो हैं वो नहीं हो पाते। वरना जिस तरह मशीन्स का इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, अगर ये गार्ड्स वहाँ पे प्लेस ना हुए हैं अप्रोप्रिएट प्लेसेस के ऊपर, तो शायद ये दुनिया अभी तक खत्म हो चुकी होती, इतने हादसा हो जाते हैं। ठीक है नहीं। अ मशीन गार्ड इज ए एनी मीन्स ऑफ शील्डिंग, फेंसिंग और इनक्लोजर बाय कवर्स दैट प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद हैजर्डियस और पोटेंशियली हैजर्डियस एरिया ऑफ द मशीन। ठीक है जी। यानी ये गार्ड जो है ये बैरियर है बेसिकली आपके बीच में और मशीन के उस पार्ट के बीच में जहाँ जहाँ पे हैजर्ड मौजूद है। मिसाल के तौर पे जो दो रूलर एक मशीन के जो चल रहे हैं, वो जो रूलर जब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो वो जो मूवमेंट का पॉइंट है उसको हम हैजर्डियस पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर उसके ऊपर कोई गार्ड लगा हुआ है तो फिर आपका एक्सीडेंटली टच करने का भी इम्कान नहीं होगा वहां पे। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई गार्ड वहां पे प्लेस नहीं है तो फिर गलती से भी आपका हाथ वहां पे लग सकता है। तो इसलिए ये गार्ड करते हैं आपको और उन मतलब है कि पॉइंट्स को जिनको हेजिडियस पॉइंट्स कहते हैं मशीन के अंदर, ये बेसिकली एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इनका होना जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन गार्ड्स, द मशीन यू वर्क विद can contain moving parts with many hazards, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है। पर्पस ऑफ मशीन गार्ड्स प्रोवाइड ए बैरियर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर्स एंड अलाउ यू टू परफॉर्म योर task safely. Any machine part, function or process that may cause injury must be safeguarded. ठीक है जी। तो मशीन गार्ड्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये मतलब आप अगर माइन्यूटली इसको एनालाइज करें मशीन्स को, आप देखें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये गार्ड्स जो हैं वो लगे होते हैं। और जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग होते हैं जब वो असेसमेंट करते हैं अपने वर्क साइट की, तो जब वो अपनी मशीनरी को भी असेस करते हैं तो वो देखते हैं कि कहीं पे ऐसी जगह तो नहीं है जो मूविंग पार्ट एक्सपोज्ड हो और हमारा वर्कर उसकी वजह से जख्मी हो जाए, और होते भी हैं हादसा अक्सर आपने देखे होंगे। तो वहां पे फिर आप अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हैं, आप बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, आप वहां पे सजेस्ट करते हैं कि ये गार्ड यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। इसके साथ आप देखिए ओशा जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है मशीन गार्ड से रिलेटेड, उसका मैंने लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक को क्लिक करके आप पूरी तफसील जो ओशा की है मशीन गार्ड से रिलेटेड, उनका जो स्टैंडर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जी। ठीक है जी। और मजीद अगर हम देखें इनके हैजर्ड्स की बात करें, कॉमन मशीन हैजर्ड्स जैसे एक्सपोजर टू एनर्जाइज पार्ट्स और एक्सीडेंट एनर्जी रिलीज। बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपके जो एनर्जाइज पार्ट्स कौन से होते हैं, वो पार्ट जिनके अंदर एनर्जी मौजूद होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, वो जब जिस पार्ट्स के अंदर मौजूद होगी जो अचानक चल चल सकने की अहलियत होगी उनकी, उनको हम एनर्जाइज्ड पार्ट कहते हैं। और या फिर कोई एक्सीडेंटल एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है तो उसकी वजह से भी मतलब मशीन जो है वो खतरा बन जाती है आपके लिए। इसी तरह जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया गियर्स हैं, फ्लाई व्हील्स हैं। ये नीचे आप देखें फ्लाई व्हील जैसे ये जब घूमता है तो बाज़ का ये ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है प्रेशर की वजह से, और इसके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो बड़े बड़े सीवियर किस्म के हादसा जो हैं वो पैदा करते हैं। लोगों के सर फट जाते हैं, लोगों को बड़ी सीरियस इंजरीज हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता है मशीनरीज का जो फंक्शन होता है ये बड़ा कम्प्लेक्स होता है। और इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखें, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आप जाएं तो आप देखें बड़ी बड़ी मशीन्स वहाँ पे काम कर रही होती हैं। अगर वहाँ पे सेफ्टी को इंश्योर न किया जाए तो वहाँ पे एक दिन भी आप काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसी तरह प्रोजेक्टाइल्स हैं, स्क्रैप मटेरियल्स, जॉब टूल्स एक्सेट्रा। प्रोजेक्टाइल्स क्या होती हैं जी? प्रोजेक्टाइल वही होती हैं जैसे मतलब अगर कोई मशीन मूव कर रही है तेजी से, आपने अक्सर देखा होगा कि वो उससे कोई टूट के कोई पार्ट जो है
वो जब गोली की तरह मतलब निकलता है, और अगर खुदा ना खास्ता आगे कोई बंदा खड़ा हो, अगर उसने सेफ्टी इंश्योर नहीं की हुई, हेलमेट नहीं पहना हुआ, अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग नहीं की हुई, प्रोटेक्शन की अगर जरूरत है वहां पे नहीं पहना हुआ, तो वो उसकी जद में आएगा, और वो इतनी स्पीड होती है, इतनी तेज होती है वो उसकी मूवमेंट के, वो जख्मी हो सकता है। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि इन मशीन की जो हैजर्ड्स होते हैं, इनसे हमें किस किस्म की इंजरीज जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। टाइप्स ऑफ इंजरीज फ्रॉम मशीन हैजर्ड्स, लाइक माइनर कट्स हो सकते हैं, बर्न्स, शॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि मशीन के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी यूज होती है। बाज़ औक़ात वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा, मशीनरी चलती ही इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, तो इसलिए शॉक्स का भी वहाँ पे, बर्न्स का भी वहाँ पे खतरा होता है। डिसमेंबरमेंट भी होती है, इलेक्ट्रोकॉशंस एंड डेथ। डिसमेंबरमेंट क्या होती है जी, कि आप बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, अचानक आपके जो मसल हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया आपको। इसी तरह प्रोजेक्टाइल्स लॉज्ड इन बॉडी, अगर कोई चीज मशीन का कोई पार्ट टूट के आपके जिस्म में घुस गया है, तो वो आपके लिए बड़ा सीरियस किस्म की इंजरी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जी फंक्शंस ऑफ मशीन गार्ड्स, तो बेसिक तो इनका पर्पस मशीन गार्ड्स का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है। लेकिन आगे अगर हम इनको ऑब्जेक्टिव्स में चेंज करें, तो इसमें और भी हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद डेंजरस पार्ट्स। ये प्रोटेक्शन हमारी कैसे करते हैं? नंबर एक तो ये, हमें जो कॉन्टैक्ट है, जो डेंजरस पार्ट्स ऑफ द मशीन है, उनसे हमें महफूज रखते हैं, ठीक है। उसके बाद रिमेन सिक्योरली इन प्लेस, ठीक है ना। हमें मतलब है कि महदूद रखते हैं कि हम उस खतरे की जगह तक ना जाएं, ठीक है, ताकि हादसा ना हो। प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। और ये जो गार्ड्स होते हैं, ये बाज़ का ऐसा भी होता है कि कोई अगर चीज़ गिर रही है, कोई टूट के, जैसे प्रोजेक्टाइल्स होती हैं, तो वो अगर कोई पार्ट टूट के इधर इर्द गिर्द निकल रहा है, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं। क्रिएट नो न्यू हैजर्ड्स। और मशीन गार्ड्स जो है वो ऐसे एक अच्छी एक्टिविटी होती है कि मतलब एक आपके लिए प्रोटेक्शन देते हैं, ना कि कोई नया हैजर्ड आपके लिए मजीद जनरेट करें। इनमें ये भी फायदा होता है। अब हम बात कर लें जी कैटेगरीज ऑफ द मशीन गार्ड्स की, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के गार्ड्स मशीनरी के ऊपर यूज होते हैं, जैसे बैरियर गार्ड्स हैं, फेंसिस हैं, गेट्स हैं, केबल्स हैं, एटसेट्रा। अब देखें कहीं पे खतरा है, तो आपने उसकी फेंसिंग कर दी है, बैरियर्स लगा दी है, ताकि कोई अनऑथोराइज कॉन्टैक्ट वहां पे ना हो सके। इस तरह डिस्टेंस गार्ड्स हैं, पोजिशनिंग हैजर्ड्स आउट ऑफ रीच। मसलन अगर कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है, आप ये चाहते हैं कि वहां पे अनऑथोराइज बंदे की एंट्री ना हो, अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पे मतलब है कि कोई ऐसा गार्ड लगा होता है, या ऐसी कोई बैरियर बीच में लगा होता है कि आपका मतलब है कि हाथ पहुंच ही नहीं पाता उस एरिया तक जहाँ पे खतरा मौजूद होता है। इसी तरह ये फिजिकल गार्ड्स भी होते हैं, जैसे कवर्स हैं, इंक्लोजर्स है, कि पूरा आप वो उसको, मसलन अगर कोई जनरेटर है, कोई इस तरह पावर हाउस है बड़ा, या कोई इस तरह जहाँ पे आपको करंट का खतरा है, या कोई इस तरह की चीज़ है कि जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल हो सकती है, या उसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं इस मशीन के अंदर, तो आप उसको पूरा जंगला लगा के कवर कर देते हैं, ताकि कोई एंट्री अनऑथराइज वहां से ना हो सके। अगर और भी हम इनकी बात कर लें, इनकी टाइप्स की, तो जैसे ये फिक्स्ड कार्ड्स हैं, कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि फिक्स और स्टैटिक होते हैं, ठीक है, आपकी मशीन के ऊपर लगे होते हैं, उनको आप एक ही दफ़ा फिक्स कर दिए जाते हैं, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। इंटरलॉक कार्ड्स होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे ये हमने डोर आपने अक्सर देखा होगा, जो आप बंद करते हैं अंदर से खुद बहुत ऑटो लॉक हो जाता है, जिसको इंटरलॉक कहते हैं। मसलन कुछ हेजडियस एरिया होता है, अगर उसमें अंदर लोग गए हैं और अगर बाहर निकले हैं, तो वो दरवाजा जब बंद होगा तो वो इंटर लॉक हो जाएगा खुद बहुत ही। एडजस्टेबल गार्ड्स होते हैं, ऐसे भी गार्ड्स होते हैं जो कि जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक, ऊंचाई, लंबाई, उनकी हेल्थ वेथ वगैरह को कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड वही बात है। सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड ऐसे भी होते हैं, कुछ एडजस्टेबल गार्ड्स होते हैं जिनको आप मैनुअली खुद आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ सेल्फ एडजस्टिंग भी होते हैं कि जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं अपनी पोजीशन के मुताबिक, और वो उस मशीन के उस डेंजरस पार्ट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें जी सेफ वर्क प्रैक्टिसेस की, अच्छा किसी ने कोई मैसेज, यस, अच्छा चले ठीक है। अगर हम सेफ वर्क प्रैक्टिसेस की बात करें, तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग हैं, ये इस
इस सीक्वेंस के मुताबिक काम करते हैं कि सबसे पहले उस प्रोसेस को जानते हैं, उसके बाद उनके हैजर्ड्स को जानते हैं, उसके बाद फिर उनकी सेफ वर्क प्रैक्टिसेस को भी मतलब है कि डिटरमिन करते हैं, ताकि अपने वर्कर्स को बताएं, उनके लिए कोई प्रोसीजर बताएं, कोई एसओपी बनाएं कि वो इसके मुताबिक काम करें, ताकि वो खतरात से बच जाएं और उनकी इंजरी या ना एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो उसमें सेफ वर्क प्रैक्टिसेस में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे नेवर रिमूव और ओवरराइड गार्ड्स, ठीक है ना, कि मतलब आप कोई गार्ड जो है वो फर्ज करें आपको इरिटेट कर रहा है, एक वर्कर है एक मशीन के ऊपर काम कर रहा है, वो उसके ऊपर कोई गार्ड लगा हुआ है लेकिन उसको इरिटेट कर रहा है, वो इतना ट्रेंड नहीं है, उसको लग रहा है कि यार ये तो मेरे लिए मसला बन रहा है, या मतलब है कि वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके सेंस में। लेकिन उसूल ये कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी का कि कभी भी आप गार्ड को रिमूव न करें। इंस्पेक्ट गार्ड्स रेगुलरली, आप अपने गार्ड्स की इंस्पेक्शन जो है वो रेगुलर करते रहें। मशीन्स के ऊपर जो गार्ड्स होते हैं, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग होते हैं, बेसिकली उनका यही काम होता है रेगुलर बेसिस के ऊपर जो हेल्थ एंड सेफ्टी की इंस्पेक्शन होती हैं, इसके अंदर मशीन्स के गार्ड्स का भी पोर्शन होता है। उसको जब आप प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी आपकी मशीन्स पड़ी हुई हैं, वहां पे जब आप इंस्पेक्शन करते हैं तो ये सारी चीजें चेकलिस्टें बनी होती हैं, आप जाके देखते हैं कि हमारी जो मशीन्स हैं इनके जो गार्ड्स हैं इंटैक्ट हैं, या उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई रिपेयर की जरूरत नहीं है, कोई आउटडेटेड पुराना तो नहीं हो गया। तो उसकी रेगुलर इंस्पेक्शन से आपको अंदाजा हो जाता है कि अगर आपने उसको रिमूव करना है, क्योंकि बात का अगर आप इंस्पेक्शन रेगुलर नहीं करेंगे तो समटाइम ये होता है कि छोटा फॉल्ट होता है शुरू में मशीन गार्ड्स में, फिर आहिस्ता 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 वो बड़ा बढ़ता 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 अचानक ऐसा होता है कि वो बड़े हादसे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है जी। और तीसरा जो सेफ प्रैक्टिस है आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल की हैसियत से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने वर्कर्स को भी बताएं, उनको भी ट्रेनिंग दें, खुद भी इस चीज़ के ऊपर अमल करें कि अगर कोई गार्ड के अंदर कोई आप देखते हैं कोई मेल फंक्शनिंग हो रही है या मिसिंग है कोई गार्ड अपनी जगह से, तो फौरन रिपोर्ट करें उसको, ना कि लोगों की जिंदगी को खतरे में डालें। और अनफॉर्चुनेटली आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये इन्वायरमेंट है कि यहाँ पे अमूमन इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है और इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर बाज का वो बड़ा हादसा बन जाता है। जी आगे चले तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं जो मशीन्स के ऊपर, कुछ उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं इस हवाले से कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। मसलन अवॉइड लूज क्लोथिंग, ज्वेलरी वगैरह ऐसी मशीन्स के ऊपर ना पहने जहाँ पे पिंच पॉइंट हो या स्नैग पॉइंट्स हो जो आपकी क्लोथिंग को स्नैग कर लेते हैं, पिंच कर लेते हैं। या मेंटेन कंसंट्रेशन, और दूसरा ये कि जब मशीन्स पे काम करें तो अपनी कंसंट्रेशन का को लूज ना करें। ये ना हो कि आप कटिंग कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और चला गया और आपका हाथ जो है वो ब्लेड के साथ कट गया, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन मेंटेन करना जरूरी है। यूज फीडिंग डिवाइसेस व्हेन पॉसिबल, ठीक है। जब भी आप कोई चीज कटिंग के लिए किसी मशीन के अंदर डालते हैं तो बाई हैंड डालने की बजाय कोई फीडिंग डिवाइस यूज कर लें। मतलब आप कोई इस तरह इलेक्ट्रॉनिक, आजकल तो आपको पता है मैकेनिकल चीजें हैं, बहुत सारे फंक्शन जो है मैकेनिकल हो चुके हैं। असल में ये जो मैकेनाइज्ड मशीनरी को किया जाता है ना, उसका सबसे बड़ा जो पर्पस होता है वो होता है सेफ्टी, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे जब तक ये जो लोड कैरी करने वाले गाड़ियां नहीं थी, ट्रक्स नहीं थे, जैसे फोकलिफ्ट ट्रक होते हैं जो अक्सर आपने इंडस्ट्रीज के अंदर देखे होंगे, ये छोटे छोटे ट्रक्स होते हैं या क्रेन्स होती हैं जो हैवी लोड जो है लिफ्ट करती हैं। उससे पहले लोग क्या करते थे, हाथों से उठाते थे ना, मैनुअल लैंडिंग करते थे, ठीक है ना। लेकिन जूं जूं दौर आगे तरक्की किया, चीजें मैकेनाइज्ड हो गई आहिस्ता आहिस्ता मजीद, अब तो और भी मैकेनाइज्ड हो रही हैं। जैसे आप देखें रोबोट्स आ रहे हैं, अब रोबोट्स बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन रोबोट्स आने से इसका मतलब ये नहीं है कि सारे खतरात टल गए हैं, नहीं। अब रोबोट्स आने से नए जो रिस्क हैं वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों का जो काम है अब मजीद बढ़ गया है, उससे ज्यादा हो गया है। ओवरऑल उनके आने से कुछ फंक्शनैलिटी में फर्क आ रहा है, मतलब है कि आपके काम तेज हो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से जो उनके अंदर हैजर्ड्स हैं और रिस्क हैं वो भी ज्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए आपका रोल मजीद उसमें बढ़ जाता है। बी सेफ्टी अवेयर, ये भी आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं ये चीजें कि अंडरस्टैंड मशीन हैजर्ड्स। आपको मशीन हैजर्ड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए खुद भी, और अपने वर्कर्स को भी बताएं। रिस्पेक्ट गार्ड्स एंड देयर फंक्शन, फॉलो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। के जो गार्ड्स हैं उनकी उनकी रिस्पेक्ट इन द सेंस के मतलब आप
उनको रिमूव ना करें, उनमें अंदर कोई फॉल्ट है तो फौरन रिपोर्ट करें, अगर कहीं मेल फंक्शनिंग हो रही है तो फौरन उसकी रिपोर्ट करें, और सेव वर्क प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको पहले बताई हैं उनके ऊपर आप अमल करें। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारा ये सेकंड टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू लॉकआउट टैग आउट वाला है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है वो इज गोइंग टू अप, मेरा ख्याल है 2 या 3 मिनट बाकी हैं, तो इसमें फिर अगर हम ये शुरू कर लेंगे तो मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। तो क्विकली हम इसको एक दफा रीकैप कर लेते हैं, समरी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने जो डिस्कस किया है वो है मशीन गार्ड से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है। सबसे पहले हमने मशीन्स को जाना, मशीन्स होती क्या है, उनकी डेफिनेशन जो है। जी जी मिस्टर अबसार, आपने हैंड रेज किया, प्लीज। गुड, वेरी गुड, पूछिएगा। सर एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था मैं, अगर पॉसिबल हो तो। श्योर श्योर, अ, हम सर, सर ये जो अगला हमारा मतलब प्रोसेस है ना मुकम्मल, जैसे आपने शुरू में बताया कि ये चीज वापस कर दें ताकि हमें भी अपनी हायरार्की में हम इस तरह से नया और बाकी अभी मैंने ईमेल खोला है तो डिस्कशन के जो हमारे टॉपिक्स है ना कल वाले, हाँ जी। अ, उनकी पिक्चर बहुत ब्लर है, पढ़ा ही नहीं जा रहा। अच्छा, आप उसको ना जूम प्लस के साइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो वो बड़ा हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो वैसे मैं आपको ग्रुप में भी शेयर सर कर वो देता किया हूँ, कोई लेकिन मसला नहीं नहीं हो है। रहा। जी नहीं सर। होगा? अच्छा, थैंक यू चले सर। मैं इस क्लास के बाद आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ वो डॉक्यूमेंट, ताकि आप क्लियरली उसको देख सकें। ठीक है जी। अच्छा, और सर वो वॉइस मैसेज भी कर दीजिएगा आज एंड पे मीटिंग पे कि अगला हमारा क्या प्रोसेस है। अगले प्रोसेस से मुराद जो इवेलुएशन का, आपका टेस्टिंग का। यस सर, मतलब कि आगे जितने भी, अब 2 दिन तो हमारी अब क्लास होगी ना, हाँ जी। वो जैसे कि आप शुरू में बता रहे थे कि ग्रुप डिस्कशन एक हेल्ड होगी, हाँ जी, उसके कल बाद कल कल हमारी ग्रुप डिस्कशन होगी। ठीक है। और उसके बाद जी सर। परसों परसों जो है ना, परसों परसों हमारी लास्ट जब क्लास जी होगी ना, तो उसमें आपको मैं जी असाइनमेंट सर। की ब्रीफिंग दूंगा। प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट आपने करनी है ना, उसकी मैं जी ब्रीफिंग सर। दूंगा आपको। ये करनी कैसे है वो पहले मैं आपको बताऊंगा, सारा आपको पूरा गाइड करूंगा। ठीक है ना। फिर आपको एक फाइन हफ्ते का सर। टाइम दूंगा। ठीक है, कम से कम एक हफ्ते के अंदर वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके आप मुझे जमा कराएंगे वापस। ठीक है जी। सही सर। फाइन सर। जब आप सर यही सारा कुछ सर आपने ग्रुप में भी सेंड कर देना है, यानी कि वॉइस मैसेज की सूरत में। श्योर श्योर वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। जी सर, आपको फिर पता है जॉबियंस जो होते हैं वो फंसे होते हैं, जेल से निकल जाती है चीज। नहीं नहीं, बिल्कुल आप वरी ना करें, मैं इंशाल्लाह आपको मैं वॉइस मैसेज ग्रुप में जी सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। तो सर। कल का तो अब आपको तो जहन में रहेगा ना कि कल हमारी इंशाल्लाह ग्रुप डिस्कशन होगी। ठीक है, कल का तो यस कंफर्म सर। है प्रोग्राम। सर वो सर बस यही था कि वो जरा पिक्चर क्लियर आ जाए ना, ताकि समझ आ जाए कि क्या कौन मैं कौन सी अभी चीजें हैं उसको अभी फिर। अभी आपको थोड़ी देर, ये ब्रेक होती है ना, अभी आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है। तो हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, बाकी ये है कि आप अगर उसमें अपनी मतलब है कि उसमें अपनी प्रोफाइल सेट करें ना, तो फिर आपका वहाँ पे मतलब रैंकिंग सिस्टम भी आपको खुद ब खुद ही पता चलता रहेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। ठीक है ना। तो एक हम्म। एक अच्छा कंसेप्ट है जो आपको मतलब वो क्या कहते हैं ना, कि आपको ग्रोथ करने में हेल्पफुल होगा। आपकी जितनी एक्टिविटीज हैं, आप ये जब करेंगे तो आपको भी ये होगा कि यार मैंने कुछ अचीव करना है, आगे टारगेट है मेरे सामने। ठीक है ना। तो टारगेट बेस्ड जो काम होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लर्नर के लिए। अगर आपके सामने यस कोई सर। मकसद ना हो, कोई टारगेट ना हो, तो वो बेमकसद कोई भी काम करने का मजा नहीं आता। ठीक है ना। तो इसलिए फाइन सर, थैंक यू। हाँ, इन चीज़ों को जेहन में रख के ये सारी एक्टिविटीज हमने डिजाइन की हुई हैं, ताकि लर्नर जो हैं वो उनका शौक भी बना रहे ट्रेनिंग में, वो इंगेज भी करें, वो सवाल जवाब भी पूछें, वो मतलब पार्टिसिपेट भी करें, ऐसे जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं। मतलब ये कोई आम क्लास वाला और वो वाला कंसेप्ट तो नहीं है ना। आप माशाल्लाह सारे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे एक ग्रुप दोस्तों का बैठ के आपस में बातचीत करता है, किसी चीज के ऊपर डिस्कस करता है और उससे लर्न करता है, इसी तरह ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए मैंने